डिफ्यूजन। सलूट ट्रैक का कोई तल्लक नहीं है डिफ्यूजर रेजिस्टेंस के साथ। बाकी ब्लड फिल्म लेयर जो है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और डायलिसिस फिल्म थिकनेस जो है वो डिफ्यूजर रेजिस्टेंस करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग डायलिसिस, ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट KUF is related to the ultrafiltration rate, amount of water removed from the blood per unit time as a function of the pressure difference. KOA is the for solute transfer और KUF is for the वाटर की मूवमेंट के लिए। ये भी सिंपल था कि काउंटर करंट फ्लो के साथ ज्यादा क्लियरेंस होती है क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। फैस्ट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है KOA is the amount of solute removed per unit time. KUF was the fluid removed और KOA या mass transfer coefficient is the amount of solute removed. दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायलाइजर, अगर आपके पास कोई और चीज नहीं है तो ये दो चीजें आपने देखनी है कोई भी डायलाइजर सिलेक्ट करने से पहले, इसका KOA कितना है और KUF कितना है, ठीक है। बाकी ना उसका सरफेस एरिया देखने की जरूरत है, ना मेम्ब्रेन का साइज या मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, कुछ नहीं चेक करें क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको कंसिडर करके ये रिजल्ट आता है। सीविंग कोएफिशिएंट इस कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन का कोई तल्लक नहीं है। और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है दैट डिपेंड्स ऑन दी ब्लड की कंसंट्रेशन ऑफ दिस फ्लूइड, जितनी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा उतना ही अल्ट्राफिल्ट्रेट के साथ वो सॉल्यूट मूव कर जाएगा, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के बारे में? नहीं सर। नहीं है, गुड। तो जी आई है स्लाइड? नहीं सर, अभी नहीं आई। नहीं, अभी नहीं आई सर। हाँ जी जी सर, आ गई है अब। कंपोनेंट्स ऑफ द हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ द डायलिसिस की दो मेजर कंपोनेंट जो थी, एक तो ब्लड सर्किट है ये वाला पिंक वाला, और मुझे एक मिनट, हाँ जी आई स्लाइड? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये वाला जो पिंक वाला है ब्लड सर्किट है और ये ब्लू है जो है डायलिसिस सर्किट है। और तीसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट इज दी डायलाइजर। ये तीन कंपोनेंट हैं जो हीमोडायलिसिस की कंसिडर की जाती हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल जो है वास्कुलर एक्सेस है और इधर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। जी। चले, आई स्लाइड? नहीं सर, अभी नहीं आई। नहीं आई तो फिर आनी भी नहीं है, गड़बड़ है। चले अब, जी सर, आई है। चले अब इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? ये थोड़ा सा डायलाइजर के बारे में बात करनी है आपसे। ये दो डायलाइजर हैं, इनमें से आप बता सकते हो कौन सा डायलाइजर बेहतर परफॉर्मेंस का होगा? दोनों का सरफेस एरिया एक ही है, दोनों की मेम्ब्रेन एक ही है, ठीक है। जी तो कौन सा बेहतर होगा? सर, डिपेंड करेगा KUF कितना है और KOA कितना है। नहीं, शक्ल से देखे KU और अच्छा। KF। उस दिन मैं आपसे मांग रहा था कि मुझे डाटा शीट मंगवा के दे नीचे से, तो वो आपने नहीं दी कि नहीं है। तो अब अगर आपके पास डाटा शीट नहीं है
विजुअली देख के बताना है आपने कि कौन सा डायलाइजर इनमें से बेहतर हो सकता है, अगर दोनों का सरफेस एरिया एक ही था। ऊपर नहीं, वाला नहीं सर, इस तरह से नहीं पता। चले चले। अब दोनों का ए। सरफेस एरिया एक ही है, जी। किसकी बेहतर होगी परफॉर्मेंस? जिसकी लेंथ ज़्यादा है सर, एक ही। बाकी लोग क्या कहते हैं? इनमें से बी की। कौन सा बेहतर है? सर बी वाला। दोनों की सरफेस एरिया एक ही है। जी। ए वाला। क्यों? हम्म, ये वाला क्यों? सर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इस वजह से, लेंथ भी ज़्यादा है उसकी, लेंथ भी ज़्यादा है उसकी एज कम्पेयर टू बी। सरफेस एरिया दोनों का एक जैसा है। ए की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। चले, ये दोनों की सरफेस एरिया एक ही है। हम्म, वो लोग भी बोलने दें। कोई नहीं बोल रहा है। सर सेम लग रहे हैं दोनों ही, लेकिन सेम। लेकिन बी वाला प्रॉबेबली। हम्म, बी। बी। तो वो सारे गलत। ये चीज नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ये नीचे वाले डायलाइजर में ब्लड फ्लो की एंट्री यहां से है, ब्लड की एंट्री। ठीक है। ठीक है, जी। इसमें डायलिसिस ब्लड की एंट्री इस जगह से है। जी। ठीक है, इधर से ब्लड एंटर होगा, सारी कैप में जाएगा और यूनिफॉर्मली तमाम फाइबर में से नीचे जाएगा। ठीक है। इसमें से ये वाली जो है इधर से ब्लड एंटर होगा तो उसकी स्ट्रीम जो है ये वाली साइड पे डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं कि सेंटर में ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, जी। पेरिफेरी पे कम कम होगी, होगी। चूंकि ये डायरेक्टली इन चैनल उसके साथ स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है। और डालिसेट का इसमें इस जगह पे जा रहा है तो ये इसके चारों तरफ फैल जाएगा, मगर यहाँ पे ये इधर से एंटर हुआ तो ये खाली स्पेस से बाहर आएगा, इधर से निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इस जगह तो डिसोसिएशन है डालिसेट की और ब्लड फ्लो की। जिस जगह पे ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां डालिसेट कम है, और जिस तरह डालिसेट की फ्लो ज्यादा है तो वहां ब्लड फ्लो कम है, तो इसलिए इसकी डिफ्यूजन कम होगी। जी। ये दिखा रहे हैं इसमें कि जो जो साइड से ब्लड एंटर हो रहा है उसमें फ्लो पाथ इस तरह का है कि ये पूरी की पूरी कैप में जाएगा और वहां से पिटिकल डाउन होकर तमाम फाइबर में से नीचे चला जाएगा। ठीक है। और ये जिनकी डायरेक्टली ऊपर से एंट्री हो रही है वो वहां से ब्लड एंटर होगा तो वो सेंटर वाले फाइबर्स में फ्लो ज्यादा होगी बनिस्बतन पेरिफेरी वाले ब्लड के। जी। नेक्स्ट डिफरेंस जो आ जाता है आपका, जो डायलाइजर में जो चीज नोट करने वाली है कि ये डालिसेट के यहां से एंटर होकर ये फाइबर्स के गिर्द गिर्द से ही घूम के बाहर ना निकल जाए, तो उसके लिए ये जो कुछ डायलाइजर होते हैं जिनमें ये बैफल्स होती हैं कि यहां से डायलाइजर एंटर हो रहा है, उसके आगे ये बैफल है कि ब्लड ये डालिसेट जो है डायरेक्टली यहां से अंदर ना जा सके, इससे ऊपर होके जाए तो ज्यादा डिस्पर्स कर जाएगा, और यहाँ इधर से ये दोनों तरफ को फैल जाएगा इस तरह से भी। और बास डायलाइजर के यहाँ साइड पे भी रुकावटें होती है कि जो ऊपर से आए नीचे इस तरीके से जाए, बजाय इसके कि सीधा फ्लो करने के। ठीक है। ये लॉन्गर डायलाइजर है। ठीक है, फाइबर लॉन्गर है,
यहाँ से ब्लड जो है एंटर हुआ, यहाँ पे आपका पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, तो ये सारा कुछ सॉल्यूट जो है मूव करके यहाँ आ गया। और इतनी लेंथ ऑफ फाइबर में डालिसेट तो आ रहा है जीरो कंसंट्रेशन के साथ, मगर यहाँ पे ब्लड पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट मूव कर चुका है, तो ये वाली सारी लेंथ जो है इतनी इतनी बेकार गई। जी तो इसकी परफॉर्मेंस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दी जो लेंथ है, बाकी हाफ जो है वो बेकार वेस्ट। जाएगा। इसलिए उसी सरफेस एरिया के साथ ये शॉर्टर डायलाइजर जो है, अगर इतनी लेंथ होती इतनी, और हाँ जी। फाइबर एक के बजाय दो हो जाते तो ज्यादा डिफ्यूजन होनी थी। हम्म। ठीक है, तो लंबे लॉन्गर डायलाइजर जो है वो नहीं बेहतर। ठीक है। अच्छा जी, ए में क्या है, जो फाइबर्स हैं वो कंपैक्टली पैक्ड हैं, हम्म। तो इन बिटवीन फाइबर्स डालिसेट का फ्लो रेट कम है, मिनिमम है। और आपको क्या बताया था कि ब्लड फ्लो और डालिसेट फ्लो रेट का क्या रेशियो होना चाहिए? 2.5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें से तो डालिसेट 2.5 टाइम्स नहीं गुजर सकेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ये वाले जो है डेंसली पैक्ड हैं, बहुत कम जगह है दरमियान में। तो हम्म। उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये फाइबर जब डायलाइजर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है कि हर एक फाइबर का दूसरे फाइबर से डिस्टेंस जो है इक्वल है, हम्म। इसको मॉरिस मॉरिस डिजाइन कहते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा ये स्पेस यार्न, ये इन बिटवीन फाइबर्स जो है ना, ये वाली लाइनें देख रहे हैं, ये यार्न या धागे की तरह वो बीच में डाल देते हैं ताकि वो स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाए फाइबर्स के दौरान जो है। ठीक है। ठीक है, और इन दोनों में क्या फर्क था? ये वाले आपके स्ट्रेट फाइबर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, ऊपर वाले नीचे वाले में? बिल्कुल जी सर आ रहा है। पिक्चर में नजर आ रहा है, ये फाइबर जी सर स्ट्रेट स्ट्रेट है है, बिल्कुल। तो इसमें ये चैनलिंग इफेक्ट जो है, ये वाली जो उसकी डालिसेट की लेयर और अंदर ब्लड की लेयर जो है वो ज्यादा चांसेस अब बनेंगी। हम्म। तो इसमें फाइबर जो है क्या है, कैसे हैं? स्ट्रेट नहीं है। वेवी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरीके से स्टेगनेंट लेयर जो है नहीं नहीं बनने बनेगी। पाएगी। ठीक है, तो आपको ये डायलाइजर की प्रॉपर्टी या देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा डायलाइजर जो है, सरफेस एरिया हर डायलाइजर के ऊपर लिखा होता है। जी ठीक है, मगर ये वाला जब के और के यू एफ डायलाइजर के ऊपर नहीं लिखा होता, उसका वो ब्रोशर जो है वो अलहदा होता है। ठीक है। इसलिए अगर आपके पास डायलाइजर हो गया, तो आपने ये चीजें देखनी है कि ये फाइबर स्ट्रेट है या वेवी हैं, कर्ल हैं या स्पाइरल हैं, और ब्लड की एंट्री किधर से हो रही है, डालिसेट की एंट्री किधर से हो रही है, फाइबर लेंथ कितनी है, और कितने के कंपैक्टली पैक्ड फाइबर है, चीजें नोट करनी होती हैं उसकी क्वालिटी देखने के लिए। जी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं डालिसेट सर्किट की। डालिसेट सर्किट की फंक्शन क्या है? डालिसेट सर्किट की फंक्शन क्या है? सर यहाँ पे ये रिमूव करेगा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड दैट इज बीइंग एंटर्ड। डालिसेट सर्किट जो है की फंक्शन ये है कि नंबर वन तो ये है कि प्रेपरेशन ऑफ द डालिसेट। ठीक है। ठीक है, जी। इसको इनकमिंग वाटर है, ये वाटर ट्रीटमेंट से ट्रीटेड वाटर अंदर आ रहा है, और ये कंसंट्रेट्स हैं, एसिड कंसंट्रेट और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेट, उनसे और वाटर इनको मिला के डालिसेट प्रिपेयर करना है। पहली फंक्शन तो ये है। और दूसरी फंक्शन जो है वो डालिसेट को डिलीवर करना है डायलाइजर में, डालिसेट कंपार्टमेंट में से। ठीक है, तो डालिसेट कंपार्टमेंट डिलीवर करना है। और तीसरी फंक्शन ये आ जाएगी कि उसकी अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो करनी है, जो वॉल्यूम रिमूव करना है, वो भी डालिसेट सर्किट की फंक्शन है। तो तीन फंक्शन मेनली डालिसेट सर्किट की के प्रेपरेशन ऑफ द डालिसेट, डिलीवरी ऑफ द डालिसेट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन के भी, डालिसेट की टेम्परेचर कितना होगा, डालिसेट की फ्लो कितनी होगी, कंडक्टिविटी, सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, और उसके बाद
आपने यूएफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन कितनी करनी है, तो उसके मुताबिक ये सारा कुछ करना जो है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द डालीसेट सर्किट। तो प्रेपरेशन ऑफ द डालीसेट, आजकल हमारे जमाने में एक ही कंसंट्रेट होता था, एसीटेट कंसंट्रेट एक ही होता था, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेट कंसेप्ट ही नहीं था, तो एक ही सोल्यूशन होता था। मगर अब दो कंसंट्रेट होते हैं, ए और बी, एसिड कंसंट्रेट और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेट, और उन दोनों को इनकमिंग वाटर के साथ मिक्स करना है। जब वो मिक्स होता है तो उसमें थोड़ी बहुत एयर प्रोड्यूस हो सकती है, या वाटर, जब इनकमिंग वाटर है जो आ रहा है तो उसमें एयर बबल्स वगैरह होते हैं किसी वक्त, तो वाटर भी रिमूव करना है उसमें से, वाटर में से एयर बबल रिमूव करने हैं, फिर ये डालीसेट जो है प्रिपेयर करना है, और डायलाइजर को डिलीवर करना है एट द प्रिस्क्राइब टेम्परेचर एंड फ्लो रेट जो है ना, और तीसरे नंबर पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन करनी है। हाँ जी, तो बताएं जरा मुझे डालीसेट सर्किट की कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें डालीसेट सर्किट, किसने देखा है डालीसेट की मशीन में डालीसेट सर्किट देखा है? जी सर, देखा हुआ है। बच्चे बताएं फिर क्या क्या होता है उसमें। सर दो कैन्स होते हैं, एक ए कैन होता है और एक बी कैन होता है। ठीक है, और सर ट्यूबिंग्स भी होती है उनकी। ठीक, पिकअप ट्यूब कहते हैं जिसे, सॉरी, पिकअप ट्यूब कहते हैं ना, एक उसमें सर। कंसंट्रेट में जाती है, दूसरे कंसंट्रेट में जाती है, जी और इनकमिंग वाटर जो है आपका ट्रीटेड वाटर जो है मशीन के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि इनकमिंग वाटर जो है, ट्रीटेड वाटर जो है मशीन के अंदर दाखिल हो रहा है। जी। और क्या होता है? और पंप होता है एक। ना, मुझे डालीसेट सर्किट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें नहीं आता। ब्लड पंप जो होता है वो ब्लड के सर्किट में होता है। ठीक है। सर मोनीटर्स भी होते हैं उसके अंदर। कौन से मॉनिटर होते हैं? प्रेशर मोनीटर्स। कौन सा प्रेशर? सर वो भी शायद ब्लड सर्किट में ही होता है। चलिए जल्दी मान लिए। सर वो इतना ही पता है बस। किसी ने भी नहीं देखी मशीन? सर देखिए तो भी है वो सारे ब्लड नहीं, पे देखी, कैसे देखी है? एयर रिमूवल उसमें नहीं होता। सर इतना ही पता है। चलिए, ये डालीसेट सर्किट की जो कंपोनेंट्स हैं, पहले नंबर पे तो इनकमिंग वाटर है, उसके लिए हीटर होता है, वाटर को हीट किया जाता है। ठीक है। ठीक है, और उसमें दूसरे नंबर पे उस हीटिंग के बाद जो कोई भी डिजॉल्व थोड़ी बहुत ही एयर हो, वो एयर इज रिमूव, जो है डीएरिएशन कहते हैं। उसके बाद जी। डीएरिएशन के बाद ये जो डायलिसिस है, मिक्सिंग होती है, डायलिसिस कंसंट्रेट दोनों, और जो इनकमिंग वाटर की। ठीक है, और उसके बाद मॉनिटर्स होते हैं, जो दो काम हुए हैं, पहले एक तो हीट किया है उसको, और दूसरा मिक्सचर बनाई है प्रोपोर्शनेट पंप से कंसंट्रेट, उसमें आपके जो सॉल्यूट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को मिक्स कर दिए हैं उसमें। तो अब मॉनिटरिंग होती है हीटिंग की, टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक है कि नहीं है, और दूसरा जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सही है कि नहीं है, सोडियम ज्यादा तो नहीं है, सोडियम कम तो नहीं है। ठीक है, तो वो मॉनिटरिंग होती है। और तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाती है, और नेक्स्ट जो है डिसइंफेक्शन होती है। ठीक है, तो कंपोनेंट आगे डालीसेट सर्किट की के 6 कंपोनेंट डालीसेट सर्किट की है। हीटिंग है, डीएरिएशन है, ये यहाँ आ रही है, ये इनकमिंग वाटर है, हीटर है इस पे, और हीटर के बाद यहाँ आ जाए, यहाँ डीएरिएशन हो रही है, जो वाटर इनकमिंग वाटर है उससे एयर रिमूव होती है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो कंसंट्रेट्स हैं दोनों वो मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, और इस वाटर के साथ जो इधर से आ रहा है, और उसके बाद पीएच जो है कुछ मशीनों में होती है, आपके ये मशीनें जो इनमें नहीं है,
पीएच मीटर भी होता है कि पीएच जो है वाटर की ज्यादा या कम ना हो। और ये आ गया कंडक्टिविटी प्रोब्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूशन बाहर से फ्लूइड आ रहा है उसके अंदर दो प्रोब ऐसे रखे होते हैं, एक प्रोब से करंट भेजा जाता है और ये दूसरा उसको रिसीव करता है और उसको करंट को रेजिस्टेंस देखते हैं कि कितनी है। जितनी ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो दैट टेल यू कि कंडक्टिविटी कितनी है उसकी ना, ठीक है। जी उसके आगे डिटेल से आएंगे, ये तो अंदर है मशीन के। उसके बाद टेम्परेचर, जो यहाँ पे हीटिंग की थी, यहाँ पे आन के टेम्परेचर मॉनिटर जो है वो आपको नजर आएगा, टेम्परेचर देखने के लिए कि डाली सेट का टेम्परेचर जो है कितना है, बॉडी बर्दाश्त कर लेगी कि नहीं कर लेगी। ये डिस्प्ले होगा टेम्परेचर मॉनिटर का। उसके बाद डिस्प्ले होगी कंडक्टिविटी की। ये इंटरनल था फ्लूइड पाथ पे, और ये कंडक्टिविटी है जो मशीन पे डिस्प्ले होती है कि कंडक्टिविटी कितनी है। इसके बाद आपको फ्लो मीटर नजर आएगा एक, जिसमें से बताएगा कि पीछे से जो फ्लूइड आ रहा है उसका रेट कितना। आमतौर पर उसमें 3-4, जिस तरह के ऑक्सीजन जब आप नेजर कैनुला से देते हो तो मॉनिटर ऊपर देख लेते हो फ्लो मीटर से कि कितने लीटर जा रही है, उसी तरह इस फ्लो मीटर से जो डालिसेट की फ्लो रेट जो है वो नजर आ जाता है कि कितना है, ठीक है। फिर डालाइजर को गया और डालाइजर से बाहर आया, यहाँ आके ब्लड लीक डिटेक्टर आ गया कि अगर कोई डायलाइजर की मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, कोई फाइबर रप्चर हो गया, ब्लड लीक कर गया, तो वो यहाँ पे पिक हो जाएगा ब्लड लीक डिटेक्टर से, जी ठीक है। ठीक है ब्लड लीक डिटेक्टर के बाद यहाँ पे प्रेशर मॉनिटर है कि डायलिसेट कंपार्टमेंट का ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कितना है डायलिसेट कंपार्टमेंट का, क्योंकि इस प्रेशर से ही आपने डिटरमाइन करना है कि कितनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होनी है। इस प्रेशर को चेंज करेंगे या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव क्रिएट करोगे तो जी क्या होगा, सर फिर फ्लो नहीं होगा। हद हो गई है। यहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करोगे, ये डालिसेट कंपार्टमेंट में नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। यहाँ जी इस पंप में बैक फ्लो सक्शन करोगे सक्शन होगा। तो ये यहाँ से फ्लूइड को सक करेगा, जी ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा बता रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर हो रहा है और पॉजिटिव प्रेशर भी ब्लड से ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। यहां से डालिसेट से वाटर जो है ब्लड के अंदर जा सकता है। जी तो इसलिए ये प्रेशर की मॉनिटरिंग भी चाहिए। और फाइनली आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पंप जो फ्लूइड रिमूव करते हैं वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको कंपोनेंट्स दोबारा इसको देख लीजिए। हीटर है पहले, जी उसके बाद डीएरिएशन है, फिर प्रोपोर्शनेट पंप है, पीएच मीटर, कंडक्टिविटी प्रोब, टेम्परेचर मॉनिटर, कंडक्टिविटी मीटर, और उसके बाद ब्लड लीक डिटेक्टर, प्रेशर मॉनिटर और यूएफ पंप। जी अब आप जब जाओगे डायलिसिस रूम में जाके आज ही ये चीजें सारी देखनी है। ब्लड लीक डिटेक्टर सामने लगा हुआ है, सामने वाले पैनल पे कंडक्टिविटी मीटर सामने नजर आ रहा है, टेम्परेचर मीटर जो है वो नजर आ रहा है, और फ्लो मीटर जो है नजर आ रहा है, और ऑब्वियसली डायलाइजर को इन और आउट जो है वो नजर आ रहे हैं होंगे मशीन पे, ठीक है। बाकी ये चीजें जो है इंटरनल है वो बाहर नजर नहीं आती। जी डायलिसेट का टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ तो मसला कोई नहीं, यहाँ मसला उल्टा है। अगर आपकी पाइप जो है बाहर से आ रही है, ऊपर से कवर्ड नहीं है, तो दोपहर के वक्त ठीक ठाक वाटर जो है बाहर से आ रहा है हीटेड हो जाता है। तो उसके लिए जो इनकमिंग वाटर के साथ एक ब्लेंडिंग वेल्व लगा होता है, वो हम बात करेंगे जब वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करनी है।
बहरहाल अगर टेम्परेचर कम है डालिसेट का तो हीट करना उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए, ठीक है। और ये एक थर्मोस्टेट होता है वहां पे, जो कि ये हाई और लो लेवल पे उसको चेक करता है कि भी अलार्म दे देगा अगर यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा हो गया या इस लिमिट से कम हो गया। इंटरनल हाई और लो लिमिट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इन लिमिट से टेम्परेचर डालिसेट का कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो आपकी मशीन जो है वो अलार्म देगी, और दूसरा मैंने यहाँ नहीं बताया पहले कि यहाँ पे वेल्व होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेम्परेचर के साथ हो रही है, कंडक्टिविटी के साथ हो रही है, पीएच मीटर के साथ हो रही है, तो ये सारा सेंस होगा और यहाँ से ये जो बाईपास वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और फ्लूइड जो है वो ड्रेन में डाइवर्ट हो जाएगा, डायलाइजर में से पास नहीं होगा। तो ये बाईपास वेल्व जो है, फ्लूइड जो है डालिसेट डायलाइजर को बाईपास करके ड्रेन में चला जाएगा। जी सर। ठीक है? तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है लिमिट से या कम हो जाता है तो ये टेम्परेचर मॉनिटर जो है ये का सेंस करेगा, सेंसर जो है, और अलार्म देगा अगर ज्यादा है या लो है। हीटिंग का एक पर्पस और भी है कि जब इनिशियली वाटर को हीट करते हैं तो वो जो एयर डिजॉल्व होती है उसको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। एक तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना होता है, दूसरा जो डीएरिएशन होती है वो भी हीटिंग से जो एयर जो है डिजॉल्व वाटर में से निकल जाती है। और इस तरीके आगे जो है हीटेड वाटर जो है इंप्रूव्स मिक्सिंग जो है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हीटिंग एलिमेंट वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, कॉपर या एल्युमिनियम का नहीं, क्योंकि कॉपर या एल्युमिनियम लीच होगा और दैट कैन, ठीक है। इंटरनल लिमिट जो है वो 33 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेटअप होती हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल लिमिट भी होती हैं जो आप खुद उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिट हमने कितनी रखनी है, वो आप खुद चेंज कर सकते हो, मगर ये इंटरनल लिमिट जो है वो फिक्स होती है। हाई टेम्परेचर अगर होगा और जो टेम्परेचर मॉनिटर था उसके साथ प्रॉब्लम थी, सेंसर के साथ, उसने सेंस नहीं किया और हॉट डालिसेट आगे चला गया डायलाइजर में, तो उससे क्या होगा? जो थर्मोस्टेट लगा हुआ था उसने काम नहीं किया और हॉट वाटर जो है डालिसेट आगे चला गया, तो पेशेंट विल फील हॉट, ठीक है, मे कॉज प्रोटीन डीनेचुरेशन, और ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो हेमोलिसिस हो सकती है, वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह लो टेम्परेचर क्या होगा? अगर हीटर माल फंक्शन कर रहा है, हीट नहीं कर रहा है, या इनकमिंग वाटर पे जो है वो आपका कोई ब्लॉकेज है, तो उससे क्या होगा? पेशेंट विल हैव चिलिंग, सर्दी लगेगी, एक्टिवेशन ऑफ द कोल्ड एग्लूटिनेंट्स अगर प्रेजेंट है तो कोल्ड एग्लूटिनेंट्स वो ग्लूटिनेट हो जाएगी, और एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्किट आपका क्लॉट कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम और लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम दोनों प्रॉब्लम काज करते हैं, इसलिए जो डालिसेट का टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट एट ए प्रिसाइज रेंज जो है, जिसको पहले हीट किया जाता है, उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाता है कि जो डालिसेट डिलीवर हो रहा है डायलाइजर को वो प्रॉपर टेम्परेचर वाला है। ये डीएरिएशन जो है नेक्स्ट क्यों करनी है, ठीक है। पहले तो कैसे करते हैं, यहां लूप आ जाता है कि ये वाटर आ रहा है बाहर, इस चैम्बर में जाएगा, एयर ट्रैपर कहते हैं इसको, यहां पंप है
तो ये नेगेटिव प्रेशर करेगा, तो ये एयर जो है इसमें से सक करके बाहर निकाल देगा। या वेंट, या ये इधर से फ्लूइड आ रहा है, यहां आएगा, एयर फ्लूइड लेवल बनेगा, एयर ऊपर आ जाएगी, फ्लूइड नीचे रह जाएगा, और फिर ये पंप नीचे से फ्लूइड को पंप करके आगे भेजेगा। तो यहां से एयर जो है वो इज वेंटेड आउट। ठीक है, तो एयर जो है निकालनी जरूरी है, अगर नहीं निकालते तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और कौन सी प्रॉब्लम होंगी? एयर की एम्बोलिज्म हो बबल सकता की वजह से ब्लड लीक अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। ठीक है, डालिसेट कंपार्टमेंट प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। जी। एयर एंट्री इनटू द ब्लड, तो जो एयर है वो ब्लड में एंटर हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म हो सकती है। एयर लॉकिंग ऑफ द डालिसेट इफ्लुएंट पंप, ठीक है, एयर लॉकिंग, एयर बबल की वजह से उसमें से डालिसेट नहीं गुजरेगा। तो कुछ एरियाज डायलाइजर के ऐसे होंगे जिनमें से ब्लड तो गुजर रहा है मगर वहां पे डालिसेट नहीं गुजर सकेगा। इट alters the UF by affecting the TMP, जो टेम्परेचर ऊपर लिखा है ना कि ये कंपार्टमेंट का प्रेशर चेंज कर देता है, ड्रॉप कर देता है, तो उसकी वजह से ये यूएफ भी इफेक्ट होगी। कंडक्टिविटी में फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि एयर में डिपेंडिंग अपॉन दी एयर कितनी है जो आपने मिक्सअप किया है प्रोपोर्शनेट पंप में, अगर उस फ्लूइड में एयर ज्यादा थी तो मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं होगी, इसके लिए कंडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये यूएफ पे और क्लॉटिंग हो सकती है। तो एरिएशन जो है, इसको कैसे पता चलेगा कि एयर मॉनिटर, कोई मॉनिटर नहीं है डालिसेट पाथ में, कोई एयर की प्रेजेंस देखने के लिए देयर इज नो मॉनिटर, विजुअली यू हैव टू सी द, वो कैसे नजर आएगा? एक तो बबल्स होंगे जो डाली से फ्लो कर रहा है, दूसरे आपने चैम्बर्स देखे? हाँ जी सर। डाली से कंपार्टमेंट, वहां पे आपको बबल वो फोमिंग नजर आएगी। जी ठीक है। तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसमें एयर है। प्रोपोर्शनेट पंप ये क्या करता है? ये दोनों मिक्स करेगा कंसंट्रेट एसिड को, और बाइकार्बोनेट और एसिड कंसंट्रेट को मिक्स करेगा। मिक्स अप करेगा इनकमिंग वाटर के साथ। ठीक है। प्रोपोर्शनेट, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट पंप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 स्ट्रीम्स हैं, इनकमिंग वाटर है, कंसंट्रेट ए है और बी कंसंट्रेट है। और बाइकार्बोनेट हैज टू बी मेड फ्रेशली, क्योंकि अगर वो ब्लड आपका बाइकार्बोनेट बना हुआ रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो और दूसरा, बाइकार्बोनेट जो डिसोसिएट होगा और CO2 उसमें से डिफ्यूज हो जाएगी, तो इसलिए बाइकार्बोनेट हैज टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये डिफरेंट रेशियो है जिसमें मिक्सअप होता है, कि ये 1:1.225 into 32.775, ये 1 part is the A concentrate, 1.225 is the bicarbonate and 32.775 is the incoming water। ये वो मशीन है, जैसे फ्रजीनियस की मशीन आपके पास है कि नहीं है अब, कि उसमें 1 to 34 टाइम्स डाइल्यूट करती है। ठीक है, 1 to 34 टाइम्स, तो ये प्लस ये 34 हो जाएगा, ये 1 है 1 to 34 डाइल्यूशन। ठीक है, ये टोटल जो है 35 लीटर बन जाएगा। 1 लीटर कंसंट्रेट जो है ए, वो आपको 35 लीटर डालिसेट दे देगा। टोटल 1 लीटर ये, और ये 34 लीटर जो है वो डालिसेट अपना बी कंसंट्रेट, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेट और इनकमिंग वाटर। डिफरेंट रेशियो होते हैं डिफरेंट मशीन के साथ। ठीक है, ये जो है 1 to 36 और ये 1 to 45 जो है 45 टाइम्स डाइल्यूट करता है। ये कोब की मशीन है और ये फ्रजीनियस की है, ये ड्रेकविला की मशीन है। ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो मशीनें जो आप बनाते हैं वो डिफरेंट
कंसंट्रेशंस यूज करती हैं, प्रोपोर्शनेट यूज करती हैं। आप चूंकि जिस मशीन के लिए, जिस मशीन में कौन सा प्रोपोर्शन यूज होना है, तो उस पे कंसंट्रेट भी उसी टाइप का यूज होगा। ठीक है, एक कंसंट्रेट जो है विच इज मेड फॉर दिस सॉल्यूशन और फॉर दिस सॉल्यूशन, वो इस सॉल्यूशन के लिए कैन नॉट बी यूज इस मशीन पे, गड़बड़ हो जाएगी। हर मशीन के लिए जिस प्रोपोर्शन से उसने डाइल्यूट करना है, उसी हिसाब से उनका कंसंट्रेट बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ मशीनें ऐसी हैं जिसमें डुअल हो सकता है, कि सिंगल रेशियो हो सकता है, प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, या डिफरेंट हो सकते हैं। आप सेट कर सकते हो कि कौन सा प्रोपोर्शनेट सिस्टम यूज करना है, कि 1:34 वाला यूज करना है या 1:45 वाला यूज करना है। आमतौर पर 134 वाला हम यूज करते हैं हमारी मशीनों में। ये फ्रजीनस की मशीनों में डुअल था कि 1:34 और 1:45, तो बाकी मशीनों में आमतौर पर सिंगल ही होता है। अब क्या होगा अगर आपने कंसंट्रेट जो आपने यूज किया उसमें कंसंट्रेशन सही नहीं थी, उस मशीन की प्रोपोर्शनेट पंप के मुताबिक नहीं थी, तो आपकी कंडक्टिविटी जो है वो सही नहीं बनेगी। That will be picked up by the conductivity meter और मशीन आपकी बंद हो जाएगी। एक सेकंड। अब जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम जो हैं वो दो तरह के हैं, मुख्तलिफ मशीनों में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और दो टाइप्स कौन सी हैं? पहले नंबर पे तो फिक्स वॉल्यूम प्रोपोर्शनिंग सिस्टम है। फिक्स वॉल्यूम में क्या है? वो जो रेशियो आपको बताए हैं ऊपर के रेशियो 1:1.225 और 32.775 जो रेशियो बताए हैं, वो इनके जो पंप्स हैं जो वो इस तरीके से सेट कर दिए जाते हैं कि ये फिक्स रेशियो, 1 पार्ट जो है एसिड का, 32.775 जो है इनकमिंग वाटर का, और 1.225 बाइकार्बोनेट, वो पंप इस तरीके से सेट किया हुआ होता है कि वो इसी फिक्स वॉल्यूम उसका पिक करेगा और आगे जाके मिक्सिंग चैम्बर में उनको मिक्स कर देगा। दिस इज फिक्स वॉल्यूम। 1.225 पार्ट जो है बाइकार्बोनेट का उसने पिक करना है, 1 पार्ट कंसंट्रेट का यूज। अब जो भी कंसंट्रेट में कंसंट्रेशन होगी उसका उसने 1 पार्ट पिक करना है, 1 ml से पिक करेगा। अगर उसमें कंसंट्रेशन सही नहीं है तो फिर आपकी कंडक्टिविटी भी सही नहीं होगी। इसी तरह जब आप बाइकार्बोनेट आप नीचे देखा है, हाँ जी सर। आपका जो डाली सेट है जी। एसिड कंसंट्रेट तो कैन में होता है, हाँ जी। और बाइकार्बोनेट जो कैसे होता है? वो पाउडर, हाँ उसको मिक्स पाउडर होता है पैक में साथ। ठीक और है, उसे बैग में डाल के कैन में डाल देते हैं फिर। 565 ग्राम जो है या 600 ग्राम जो है, और उसमें भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसको कितने वाटर में मिक्स करना है। जी। जो एसिड कंसंट्रेट इज यूजुअली 3 लीटर, और बाइकार्बोनेट का जो कंसंट्रेट जो होता है उसको मिक्स करके बनाते हैं तकरीबन 6 लीटर के करीब, 6.5 लीटर
जो भी उसमें अमाउंट थी बाइकार्बोनेट की उसके मुताबिक स्पेशली वो कंसंट्रेट उसी तरीके से बनाना होगा। अगर उसमें वाटर कम डाल रहा है या पाउडर ज्यादा डाल दिया है, तो आपकी फिक्स प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम होगी। दूसरा तरीकाकार जो है इसको मिक्स करने का, इस दी डायनेमिक प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन मिक्स होके कंडक्टिविटी सेल में पहुंचता है, ठीक है, जी तो जो कंडक्टिविटी वट एवर दी कंडक्टिविटी सेटअप उस अगर वो सही नहीं है तो उससे फीडबैक, इलेक्ट्रिकल फीडबैक वापस जाएगा वो कंडक्टिविटी मीटर से टू दी प्रोपोर्शनेट पंप। वो बताएगा कि इसमें कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, तो पंप विल एडजस्ट इटसेल्फ। ठीक है, अगर वो पहले उसकी कंडक्टिविटी लो थी तो पंप जो है उसकी पिकअप ज्यादा कंसंट्रेट को पिक कर लेगा जब तक कि कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती। तो इसलिए इसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स विल बी पिक्ड अप, जी फिक्स वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी के मुताबिक पंप अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि कितना कंसंट्रेट पिक करना है। ठीक है। और तीसरा ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल सिस्टम है कि अगर आप बाइकार्बोनेट कार्ट्रिज यूज कर रहे हो, वो मशीन के साथ कार्ट्रिज लगा देते हैं, तो वो उसके साथ वो वाटर डाल खुद ही वो मिक्स कर देता है पाउडर के साथ, वो भी प्रोपोर्शनेट डायनेमिक प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। इस तरीके से हो गया है कि ये फिक्स वॉल्यूम इसका इसका फिक्स वॉल्यूम, इनका आपस में रेशियो 1:1 to 5 इसका, और इसका फिक्स वॉल्यूम इतना आ गया इधर, और ये आके मिक्स चैम्बर चैम्बर में मिक्स हो गया जाके। तो ये वॉल्यूम फिक्स है, इनमें जो कंसंट्रेशन भी जिस तरीके से भी होगी उसके मुताबिक बन जाएगी। और जो डायनेमिक पर या सर्वो कंट्रोल भी कहते हैं उसको, या डायनेमिक, उसमें क्या होगा कि ये कंडक्टिविटी सेंसर है यहाँ पे, ठीक है, दिस कंडक्टिविटी सेंसर विल सेंड द मैसेज टू द पंप हियर, इलेक्ट्रिकल फीडबैक टू द पंप के कनेक्टिविटी सही नहीं है, कंडक्टिविटी कम है या ज्यादा है, उसके मुताबिक फिर ये कंसंट्रेट को ज्यादा या कम करके फाइनल जो सोल्यूशन होगा उसकी कंडक्टिविटी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिक्स कर देगा। ठीक है, तो अब ये जीनियस में ये सर्वो कंट्रोल है, कुछ मशीनों में ये फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई कि ठहरिए, अगर ये ट्यूब आपने इसमें डाल दी और ये ट्यूब इसमें डाल दी जी जी तो क्या होगा, सर्वो कंट्रोल में क्या होगा, दोनों में मसला होगा। जी सर्वो कंट्रोल में क्या होगा, दोनों अगर ये ट्यूबिंग जो है गलत डाल दी, गलत कैन में, बाइकार्बोनेट की जगह एसिड और एसिड की जगह बाइकार्बोनेट डाल कंडक्टिविटी सेंस करेगी कि सोल्यूशन सही मुख्तलिफ जा चले रहा है, जाएंगे, करेगा मगर वो कंडक्टिविटी मीटर जो है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एडजस्ट कर लेगा ताकि जो फाइनल कंडक्टिविटी है जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो। ये अलहदा बात है कि उसमें बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा इसी तरीके से, या क्लोराइड कम हो जाएगा या सोडियम कम या ज्यादा हो जाएगा, मगर फाइनल कंडक्टिविटी वो सेम रहेगी। वही हो जो सही होगी, कंडक्टिविटी सही होगी, मगर आयन की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट हो कुड बी जाएगी। टोटली डिफरेंट। ये प्रोपोर्शनिंग सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से, इसलिए कि ये एहतियातन जो है तो सेफ गार्ड, ये पीएच मीटर उसके बाद प्रोपोर्शनल पंप के बाद होता है, कुछ मशीनों में कुछ में नहीं है, जो डिटरमाइन करता है कि पीएच सही है कि नहीं है। तो मिक्सिंग ना सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्टिविटी है वो क्या बताती है, कंडक्टिविटी क्या बताती है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, हम्म? सर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स बताएगी।
सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्यूमुलेटिव ओवरऑल, ठीक है, कि जितने सॉल्यूट ज्यादा है उतनी रेजिस्टेंस करंट को ज्यादा होगी, उससे वो डिटरमिन करेगा कि कंडक्टिविटी कम है या ज्यादा है। जी अब ये नहीं है कि अगर आपकी कंडक्टिविटी नॉर्मल है 14 जो मिली सीमेंस जो है वो है, और ये भी हो सकता है कि उसमें कैल्शियम जो है वो 20 मिली इक्विवेलेंट हो और सोडियम जो है 100 मिली इक्विवेलेंट हो, और उसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल होगी। तो इंडिविजुअल आयन की कंसंट्रेशन नहीं बताती, क्यूमुलेटिव कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन वो डिटरमिन करती है। मगर सोडियम इज द मेजर कंपोनेंट, चूंकि बाकी जो माइनर होती है सोडियम मेजर कंपोनेंट होता है, तो इसलिए मेनली वो जो कंडक्टिविटी चेंज होती है वो सोडियम की वजह से होती है। प्रोपोर्शनेट पंप में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? आपका जो कंसंट्रेट पिकअप ट्यूब है उसके नीचे छोटा सा फिल्टर होता है जो आमतौर पर ये टेक्नीशियन जो है रिमूव कर देते हैं कि ये बार बार अलार्म देती है मशीन के, वो क्लॉग हुआ था फिल्टर, पिकअप नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से इसको रिमूव कर देते हैं। तो क्लॉगिंग अप ऑफ द फिल्टर ट्यूब कुड बी क्लॉग ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, जो है वो ट्यूब कैन में पड़ी हुई है मगर पूरी तरह डिप नहीं कर रही, ठीक है। या आपका कंसंट्रेट का कैन जो है एम्प्टी हो गया, या उस पिकअप ट्यूब में कहीं एयर लॉकिंग थी, ठीक है, और उसके बाद या फॉल्स या लो कंडक्टिविटी अलार्म ड्यू टू एयर बबल्स, ठीक है, और रॉन्ग कंसंट्रेटेड, जैसे मैंने बता दिया कि वो ए वाला बी में और बी वाला ए में डाल दी पिकअप ट्यूब, तो इन पर वजूहात की बिना पे रीजंस की वजह से यू कैन हैव प्रॉब्लम विद द प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन जो है या प्रेपरेशन ऑफ द डाइल्यूटेट। ये सारी चीजें वॉच करनी पड़ती। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम लो हो सकता है अगर उसने एक कंसंट्रेटेड कम पिक किया था, प्लाज्मा ऑक्सीलरिटी हाई या लो हो सकती है, पोटेशियम हाई लो हो सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम हाई हो सकता है अगर उसने एक कंसंट्रेट जो है वो ज्यादा पिक कर लिया था। तो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी की वजह से हेमोलिसिस हो सकती है, कन्वल्शंस हो सकती हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कहाँ पर? इस सिस्टम में, प्रोपोर्शनेट सिस्टम में अगर सही डिल्यूशन नहीं बनी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सही नहीं थी, तो क्या होगा? पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे जब डाइल्यूटेट कंडक्टिविटी सेल में जाएगा तो इट विल बी पिक्ड अप देयर कि भी कंसंट्रेशन सही नहीं आ रही, जी ठीक है, मशीन जो है अलार्म देगी और जो डाइल्यूटेट की फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगी या बाईपास पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, बाज़ औक़ात जब मशीन जो है अलार्म दे रही हो तो टेक्नीशियन जो हैं वो अलार्म को बाईपास कर देते, जी ठीक है, कि बार बार मशीन जो है बंद हो जाती है तो अलार्म को बाईपास कर दें। वो यू हैव टू वॉच दैट कि कोई भी अलार्म जो है मशीन का वो बाईपास नहीं होना चाहिए। अलार्म बाईपास अगर हो भी जाता है तो या तो फिर डाइल्यूटेट जो है वो डायलाइजर में से नहीं जा रहा, या डायलाइजर में से अगर जा रहा है तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जी ये कंडक्टिविटी आ गई, मिक्सिंग का यह दो प्रोब जैसे पहले बताया है, और उसके बाद ये कंडक्टिविटी यूजुअली इट्स अबाउट 13 to 15, एवरेज 14 मिलीसीमेंस होती है। और मैं सब नहीं कहता कि जितनी कंडक्टिविटी है उसके साथ जीरो लगा दें तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली सोडियम की कंसंट्रेशन जो कि डाइल्यूटेट में है, जी ठीक है, थोड़ी सी उससे कम होगी क्योंकि सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम की वजह से 140 है,
तो सिर्फ सोडियम उसमें थोड़ा सा कम होगा, राउंड अबाउट 138 या 136। लो कंडक्टिविटी है, यहाँ पे नीडल चली गई तो मशीन अलार्म देगी, कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई मशीन अलार्म देगी। ठीक है, अब ये लिमिट यहाँ पे सेट की हुई है। ठीक है, जी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये इस रेंज में सेट करती। अब यहाँ पे मशीन जब अलार्म देती है तो स्मार्ट किस्म के डायलिसिस टेक्नीशियन जो है इन लिमिट्स को बढ़ा देते हैं। अगर ये यहाँ है, मशीन अलार्म दे रही थी, तो इस इंटरनल ये वाली लिमिट को, लोअर लिमिट को ये लेके 11 से कम कर देंगे। उससे क्या होगा? अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म नहीं बजेगा, डायलिसिस फ्लो करता जाएगा, डायलिसिस में से गुजारेगा, मगर दैट विल बी विद फॉल्स। लो सोडियम डायलिसिस। इसी तरीके से या अगर वो हाई कंडक्टिविटी का अलार्म हो रहा है तो इस लिमिट को उसे आगे कर देंगे ताकि अलार्म बंद हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, और ये होता है, बहुत दफा होता है ये वाला ना, कि ये टेक्नीशियन जो है कि मशीन बार बार अलार्म देती है तो ये हरकत कर देंगे कि इसको खोल देंगे, दोनों लिमिट्स को दूर कर देंगे ताकि ये अलार्म बंद हो जाए। और ये वाली चीज नजर आई कि मोस्ट कॉमन अलार्म है जो डायलिसिस रूम में आपको मशीनों में मिलेगा। ठीक है। ठीक है, वो इसलिए उससे बचने के लिए ये हरकत करेंगे कि वो कंडक्टिविटी को चेंज करते आप चेंज उसके कर देंगे। लिमिट्स को चेंज कर देंगे। जी लो कंडक्टिविटी अलार्म का मीन्स कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, उसमें वजह क्या हो सकता है? एयर इन द एसिड और बाइकार्बोनेट लाइन, ठीक है। प्रोपोर्शनेट पंप रनिंग टू स्लो, क्लॉगिंग ऑफ द पिकअप ट्यूब्स और रनिंग आउट ऑफ द कंसंट्रेट्स, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। और हाई कंडक्टिविटी, अगर इनकमिंग वाटर जो है उसकी फ्लो कम हो गई, ठीक है? जी जो बाहर से या पीछे से या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से प्लांट से जो वाटर आ रहा है वहां प्रॉब्लम हो गई, इनकमिंग वाटर कम हो गया वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की वजह से, या उससे भी पहले इनकमिंग वाटर जो अनट्रीटेड वाटर की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। प्रोपोर्शनेट पंप रनिंग टू फास्ट, उससे भी कंसंट्रेट ज्यादा पिक हो जाएगा। दूसरा, एसिड या बाइकार्बोनेट अच्छी तरह, जो बाइकार्बोनेट सोल्यूशन था उसी तरह मिक्स नहीं किया हुआ था, तो नीचे बैठा हुआ था बाइकार्बोनेट का पाउडर और पिकअप की ट्यूब भी वहां पड़ी हुई थी। या जो बाइकार्बोनेट मिक्स किया है डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें रेशो सही नहीं था, वाटर कम डाला है, ज्यादा कंसंट्रेटेड बाइकार्बोनेट डाल दिया है, तो इस वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। सही। अब यहाँ पे बाईपास, ये बाईपास वाल्व नजर आ रहा है। हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो इस मीटर के साथ, टेम्परेचर मॉनिटर के साथ, कंडक्टिविटी के वजह से, तो ये मशीन जो अलार्म देगी और ये वेल्व जो है इधर वाला बंद हो जाएगा, इधर खुल जाएगा और डायलिसेट विल बाईपास दी डायलाइजर और यहाँ से सीधा ड्रेन में चला जाएगा। मशीन चलती भी रह सकती है और कुछ मशीनें ज्यादा सेफ्टी वाली हैं, वो पंप को भी स्टॉप कर देती है। ठीक है। ठीक है, उन मशीनों में जहां मशीन चलती रहती है, ब्लड पंप चलता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ना पेशेंट को खबर होती है ना टेक्नीशियन को खबर होती है कि ये सारा कुछ बाईपास हुआ है और सिर्फ ब्लड फ्लो कर रहा है डायलाइजर में से, डायलिसिस नहीं हो रही। ब्लड लीक का प्रिंसिपल क्या है कि ये ब्लड ट्यूबिंग है, इधर से लाइट या अल्ट्रासोनिक रेज गुजारी जाती हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर होता है। अगर तो ब्लड इस तरीके से है, कोई मसला नहीं है, डायलिसेट में कुछ नहीं है, तो ये रेज सीधी पास हो जाएगी। अगर उसमें ब्लड आ गया
तो ये आरबीसी नजर आ रहे हैं आपको। तो ये जो रेज आ रही हैं वो डिसरप्ट होंगी, ये सेंसर जो है वो आपको बता देगा कि ये इसमें कोई इम्प्योरिटीज आ रही हैं, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये मशीन आपको अलार्म देगी। ठीक है, ये आमतौर पर मशीन पे जब आप जाओगे नीचे देखना इस तरह का होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये ट्यूबिंग जो है, ब्लड ट्यूब जो है इस तरीके से फिक्स होती है, एक तरफ से लाइट जाती है, दूसरी तरफ उसका सेंसर होता है जो पिक करता है। जी ब्लड लेक की डिटेक्टर की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लेंस की कोटिंग हो सकती है, सेंसर की कोटिंग हो सकती है, जी कार्बनाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ की वजह से भी हो सकती है, अदर इम्प्योरिटीज की वजह से हो सकती है, या फॉल्स अलार्म हो सकता है जो एयर बबल की वजह से। ठीक है। आगे आ गया प्रेशर का पंप जो है, यहाँ पे ये मॉनिटर होता है या ज्यादा नेगेटिव प्रेशर या ज्यादा पॉजिटिव प्रेशर। अगर ये पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? बैक फ्लो हो जाएगा। ये बैक फ्लो होके ब्लड में जा सकता है, अभी इसकी बात की है हमने। और अगर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो फ्लूइड ज्यादा सक्शन हो रिमूव हो जाएगा। जाएगा। जी अब तभी होगा कि अगर अलार्म नहीं बोला या मॉनिटर इनएक्यूरेट था। मॉनिटरिंग थी। ट्यूबिंग की जो आउटफ्लो वाली ट्यूबिंग है उसमें किंक आ गया है कहीं। ठीक है। जो सक्शन पंप है, यहाँ ये वाला जो है पंप जो है उसमें प्रॉब्लम थी, जिसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। यहाँ से फ्लूइड आए जा रहा है, ये आगे पंप नहीं कर रहा, तो इधर प्रेशर बढ़ जाएगा। मशीन के अंदर ये कोई ट्यूबिंग यहाँ इस रेंज में अंदर किंक हो गई है, इवन ड्रेन की ट्यूब बाहर जो ड्रेन में जा रही है वहां किंक हो गई है, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लो भी हो जाएगा, किंकिंग की वजह से हो जाएगा, डायलिसिस मेम्ब्रेन की लीक की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, हाइपोटेंशन, ये सारे जो है डायलिसिस प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये ब्लड लीक की मॉनिटरिंग होगी। अब नेक्स्ट पे आ गया आपका यूएफ पंप। आप क्या करते हो इस वक्त? सिंपल ऑर्डर कर देते हो कि इतनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी है। हाँ जी। ठीक है, कैसे होती है वो नहीं पता। आइडिया नहीं है। मशीन क्या करती है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर जो है वो क्या होता है? अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा। कि ब्लड के अंदर जो होगा पॉजिटिव डायलिसिस प्रेशर जी और डायलिसिस कंपार्टमेंट में नेगेटिव नेगेटिव प्रेशर प्रेशर, इनका मीन होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर हो जाएगा। पॉजिटिव प्रेशर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ब्लड ने फ्लो करना है और उसकी वजह से प्रेशर बनना ही बनना है, ठीक जितना भी बनता है पॉजिटिव प्रेशर। जी और नेगेटिव प्रेशर को मशीन एडजस्ट करेगी। ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए अगर 200 टीएमपी रखनी है, ठीक है, जी तो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पॉजिटिव प्रेशर था ब्लड कंपार्टमेंट में, और आपने 200 टीएमपी रखनी है, तो डायलिसिस का कंपार्टमेंट में कितना प्रेशर रखोगे? नहीं नहीं ब्लड कंपार्टमेंट में 50 है, टीएमपी आपने 200 पे सेट की है, -150 तो रखेंगे। डायलिसिस में कितना प्रेशर क्रिएट होगा, करना पड़ेगा मशीन को। -250 होना चाहिए, फिर ही 200 बनेगा ना। 150 बच्चे से क्या ज़्यादा कर रहे हो? जी सर। -150 माइनस 150 250 होना चाहिए। 150, -150 प्लस जो है 50 अंदर वाला, तो 200 हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन ने डिटेक्ट करना है कि पॉजिटिव प्रेशर कितना है, और उसको कंसिडर करते हुए नेगेटिव प्रेशर जो है वो मशीन एडजस्ट कर देगी, ताकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन उतनी हो जाए जितनी आपने लिखी है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं या मेथड्स हैं जिस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। ये मुख्तलिफ मशीनों में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेथड मुख्तलिफ होता है। पहले वाला जो फ्लो सेंसर बेस्ड और फ्लो कंट्रोल, ठीक है, जी पहला मेथड, उसमें क्या होता है, एक पंप यहाँ पे है, फ्लो पंप कहते हैं उसको, जो डालिसेट को इधर से बाहर से जो फिक्स हुआ डालिसेट बना हुआ है जो है उसको डालाइजर में बेचता है। और दूसरा इधर पंप होता है जिसको सक्शन पंप कहते हैं। जी ठीक है, अगर ये दोनों पंप एक स्पीड से रन कर रहे हैं, जो डालिसेट को डिलीवर कर रहा है डालाइजर में, और दूसरा पंप जो आगे भेज रहा है पीछे से सक करके, अगर दोनों की स्पीड एक है तो डालिसेट का प्रेशर क्या होगा डालाइजर में? सर नहीं पता। थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करें। जी सर। जिस स्पीड से ये पंप डालाइजर में डालिसेट को पुश कर रहा है, उसी स्पीड से ये दूसरे वाला पंप जो है, जो सक्शन पंप है, उसी तरीके से ये फ्लूइड को रिमूव कर। डालाइजर में से निकाल के आगे भेज रहा है। ठीक है क्या होगा प्रेशर? सर, सेम रहना चाहिए, जितना आया था उतना ही जीरो चला गया, जीरो होना चाहिए। प्रेशर, प्रेशर जीरो है। अगर मैं ये वाला पंप की स्पीड ज्यादा कर दूं, जी सक्शन पंप की, सक्शन पंप होगा तो नेगेटिव हो जाएगा प्रेशर। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मशीन जो है आपका इस पंप को रेगुलेट करती है, टीएमपी सेट करने के लिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है बाय कंट्रोलिंग दिस पंप, जो है सक्शन पंप से कहते हैं। और उसकी वजह से ब्लड में कंपार्टमेंट में से फ्लूइड जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज फ्लो कंट्रोल। और दूसरा सिस्टम जो है वो बैलेंसिंग चैम्बर सिस्टम है या वॉल्यूमेट्रिक यूएफ कंट्रोल है। वॉल्यूमेट्रिक यूएफ कंट्रोल, जी उसमें क्या होता है कि ये जो डायलाइजर से ट्यूबिंग बाहर आ रही है, यहाँ पे एक सेपरेट अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप लगा हुआ है। ठीक है। मैंने अगर 4 लीटर रिमूव करना है तो मैं इस पंप को उस स्पीड से चला दूंगा, और 4 लीटर जब मेरे पास हो जाएगा तो एक्चुअली मेजर किया जा सकता है कि एग्जैक्टली 4 लीटर आ गया है। ठीक है सही है। ठीक है, दिस इज मोर एक्यूरेट कि ये जो यूएफ पंप जो है वो फ्लूइड को डालिसेट कंपार्टमेंट से निकालता है, और उतना ही फ्लूइड डायलाइजर में ब्लड कंपार्टमेंट से डालिसेट में आ जाता है इस बैलेंसिंग चैम्बर की वजह से। ठीक है। ठीक है, मगर ये वाला जो फ्लूइड जो आ रहा है इधर अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप की वजह से, वो मशीन अंदर उसको मेजर भी कर लेती है और आपको बताती जाती है कि इतनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गई है। इसमें थोड़ा सा गैस वर्क है, यहाँ सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर को सेट कर देती है, कितना फ्लूइड रिमूव हुआ वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मगर इस वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल में मेजरमेंट हो जाती है। थोड़ा सा फिक्र कर दिया ये वाला कि ये इनफ्लो सेंसर, इनफ्लो पंप है, ये आउटफ्लो पंप है। ये एनालाइज हो रहा है कि इसके अंदर सेंसर कितना प्रेशर है बन रहा है, ये एनालाइज करता है, और वो फिर ये वाला ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये पंप की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, और जो कुछ भी डाली से वो से निकल रहा है ब्लड में से वो ड्रेन में जा रहा है। और बैलेंसिंग चैम्बर में ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप जो आउट आ रहा है डायलाइजर से, उसमें से ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप जो अलग निकाल रहा है, विच कुड बी मेजर्ड, और ये फिर आगे ये बैलेंसिंग चैम्बर्स इसमें कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन होगी, बैठ के गौर करना पड़ेगा आपको कि हाउ डू दे वर्क। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप हो गया। नेक्स्ट चीज आ गई डालिसेट डिलीवरी सिस्टम। डायलाइजर को डालिसेट जो प्रिपेयर किया वो कैसे डिलीवर करना है।
ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। पहले नंबर पे ये आ गया सिंगल पेशेंट डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या है कि हर पेशेंट की यहाँ मशीन है फुल, यहाँ से ट्रीटेड वाटर जो आ रहा है मशीन तक, और एसिड कंसंट्रेट और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन मशीन पिकअप करती है, और ये मशीन जो है इंडिविजुअल पेशेंट की दैट प्रिपेयर्स द डायलिसेट और डिलीवर्ड टू द डायलिसिस। दिस इज सिंगल पेशेंट डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम जो हमारे यहाँ है। सेकेंड इज द सेंट्रल कंसंट्रेट डिलीवरी सिस्टम। जी ये क्या कर रही है, ये टैप वाटर आ रहा है बाहर से, इधर से एसिड कंटेंट इंडिविजुअल मशीन को डिलीवर हो रहा है, और ये बाइकार्बोनेट सेंट्रल जो है वो इंडिविजुअल मशीन को, ये भी सेंट्रली मगर यहाँ से फिर इंडिविजुअल मशीन को डिलीवर हो रहा है, और वो इसको मिक्सअप करके आगे डायलाइजर को दे रही है। आपके ये हर मशीन के साथ कैन पड़े हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सेंट्रल जो है वहां से बाइकार्बोनेट जो सेंट्रल टैंक उसमें से आ रहा है, और एसिड टैंकरेट आ रहा है, और इनकमिंग वाटर आ रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू इंडिविजुअल मशीन, और मशीन जो है उसको मिक्स करके आगे भेज रही है। तीसरा सिस्टम जो है वो सेंट्रल डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम है। उसमें क्या है कि टैप वाटर आ गया, और ये वाला जो एसिड और बाइकार्बोनेट वो यहीं मिक्स हो गया, यहाँ मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद फाइनल प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन डायलिसेट जो है वो इंडिविजुअल मशीन को गया, और वहां से डायलाइजर को चला गया। ठीक है, तो तीन सिस्टम, सिंगल पेशेंट डिलीवरी, दूसरा सेंट्रल कंसंट्रेट डिलीवरी, और तीसरा सेंट्रल डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम। ये वाला ज्यादातर जापान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेंट्रल डिलीवरी सिस्टम। यूएस में भी है, मगर जापान में ज्यादा है। कन्वीनियंट है। फायदे क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव है, मेंटेनेंस सिंपल है कि एक एक बड़े बड़े टैंक की वो करनी पड़ेगी, अलग अलग कैन उठाने तैयार, अलग अलग कैन तैयार करना, उनको लेके जाना, और लेबर सेविंग मेडिकल स्टाफ की, और ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि वो आप इंडिविजुअल पेशेंट की कंपोजिशन डायलिसिस की चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो सेंटर में मिक्स होगी वही सबको देनी पड़ेगी। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, अगर सेंट्रल सप्लाई सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो गई तो सारे पेशेंट मशीनें बंद होगी। ठीक है, इंडिविजुअल में तो अगर एक मशीन की खराबी है तो एक ही बंद होगा, मगर यहाँ सेंट्रल सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई तो सारे सिस्टम बंद हो सकते हैं। डिएरेशन, एयर देखनी है आपने विजुअली, पीएच मीटर से पीएच चेक करनी है, उसके बाद वाटर फ्लो अलार्म, वाटर अलार्म फ्लो देखनी है, उस पे ये देखनी है आपने सारे अलार्म जो ना, वाटर फ्लो देखने हैं, फ्लो मीटर सामने लगा हुआ है। टेम्परेचर मॉनिटर पे टेम्परेचर देखना है, मुख्तलिफ मशीनों पे जाके कि हर एक का कितना टेम्परेचर है डायलिसेट का, हर एक पेशेंट की मशीनों पे जाके कंडक्ट्री चेक करनी है कि कितनी है, किसी की लो है किसी की हाई है, तो उसकी वजह ढूंढनी है कि क्या वजह हो सकती है। प्रेशर चेक करना है, आमतौर पर ये नेगेटिव जो उसकी लिमिट जो है वो -400 टू 350 प्लस तक है, मगर वो उस पे भी एक्सटर्नल जो है लिमिट्स जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो बाईपास पे चला जाएगा जिस वक्त कोई भी प्रॉब्लम होगी, कंडक्टिविटी अलार्म, जो हाई फ्लो अलार्म, ब्लड फ्लो अलार्म, टेम्परेचर, कोई भी अलार्म एक्टिवेट होगा तो ये जो डायलिसेट है बाईपास में चला जाएगा, डायलाइजर को नहीं जाएगा। और फाइनली जो है आपने डिसइंफेक्शन डायलिसेट कंपार्टमेंट की। ठीक है, ब्लड कंपार्टमेंट की डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो सारी की सारी ब्लड लाइन वो जो आपकी डिस्पोजेबल होती हैं, डिस्पोजेबल होती है। और डायलिसिस सर्किट जो है दैट इज परमानेंट जो है, जी इसलिए हर डायलिसिस के बाद दी मशीन को, डायलिसिस कंपार्टमेंट को आपने डिसइंफेक्ट करना है।
और उसके लिए 3 किस्म के सोल्यूशन यूज होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइपोक्लोराइड और परएसिटिक एसिड। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। सिट्रिक एसिड भी, एसिटिक एसिड भी यूज करते हैं बाद का, जो क्रिस्टल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका अल्ट्रा प्योर डालिसेट। अल्ट्रा प्योर डालिसेट के लिए एक एक्स्ट्रा फिल्टर होता है, अल्ट्रा फिल्टर होता है मशीन के साथ लगा हुआ, जिसमें फाइनल डालिसेट उस फिल्टर में से गुजरता है बिफोर इट इज डिलीवर टू द डायलाइजर। ठीक है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, जो उसमें जो बैक्टीरियल काउंट, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है, वो लेस देन 0.1 पर मिलीमीटर होता है, जो कि मच मच लोअर देन दी रूटीन डायलिसिस जो है। तो ये आपने देखा, कोई मशीन पड़ी है ही फर्जीनस की? जी सर, पड़ी हुई है, फ्रजीनियस की है हमारे उसकी पास। बैक में जाके देखना, बैक पे, ठीक है और जिससे पूछना कि डाया सेफ दिखाएं आपको। जी, ठीक है। ठीक है, एक बिल्कुल डायलाइजर की तरह ही ये फिल्टर जो है बैक पे लगा होता है, डाया सेफ कहते हैं उसको ना। ठीक है। वो अल्ट्रा फिल्टर है जो अल्ट्रा फिल्टर डायलिसिस, अल्ट्रा प्योर डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी मशीनों में, आम मशीनों में वो फिल्टर नहीं होता। जी जो डायलिसिस अंदर मिक्स होके आया वही डायलाइजर को डिवेलप डिलीवर हो जाता है। ठीक है। तो डायलिसेट सर्किट की डिसइंफेक्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकती है, ऑरिजन रिएक्शन हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर जो डिसइंफेक्टेंट जो है वो हिमालय रिंस नहीं किया गया, डायलिसेट में ही रह गया सर्किट में, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये हमारे जो बादशाह किस्म के टेक्नीशियन है ना, जी जी। वो जो डिसइंफेक्टेंट वाला कैन भी वहीं पड़ा था, अच्छा। वो बजाय कंसंट्रेट के वो पिकअप ट्यूब उसमें डाल दी, जी तो कंसंट्रेट के बजाय आपका डिसइंफेक्टेंट मशीन ने पिक कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स उसके साथ, डिसइंफेक्शन के साथ होती हैं। पावर फेलियर अगर हो जाए तो फिर मशीन बाईपास पे चली जाएगी, रीसर्कुलेट ब्लड करना है, मगर अगर 30 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं होती तो ब्लड रिटर्न कर देना, उससे ज्यादा वक्त आमतौर पर बाईपास नहीं करना चाहिए। जी। और इस दौरान जो है वो कुछ मशीनों में तो बैटरी बैकअप होता है, जो बैटरी की इतनी पावर होती है कि सिर्फ ब्लड पंप को चलाती है, या हेपरिन पंप को भी, और कुछ में हेपरिन पंप भी वो बैकअप बैटरी पे नहीं होता, तो वो आपको मैनुअली देनी पड़ती है। ठीक है, तो फाइनली उसमें क्या कहते हैं, डायलिसिस सर्किटरी रिक्वायर्स मॉनिटरिंग टू असेस द पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, वाटर सेफ्टी एंड नॉलेज ऑफ डायलिसिस सर्किटरी इज प्रीव्यू ऑफ ऑल नेफ्रोलॉजिस्ट और केयर ऑफ डायलिसिस पेशेंट जो है ना, और नेफ्रोलॉजिस्ट शुड नो देयर मशीन, के मैंने कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें ये जो कंडक्टिविटी, ये डिफरेंट किस्म के अलार्म्स हैं, उनकी लिमिट्स क्या सेटअप की हुई हैं, प्रोपोर्शनेट सिस्टम क्या है, अल्ट्रा प्योर डायलिसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसमें प्रोपोर्शनेट सिस्टम किस किस्म का है। ठीक है, मिक्सिंग जो प्रोपोर्शनेट पंप कौन सा है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पंप कौन सा है। जी। ठीक है, तो अब आपने मुझे डायलिसिस कितनी है मशीनें, एक तो टोरे की है और एक फर्जीनियस की है, जी। और कौन सी? और तो नहीं कोई? निप्रो की भी है सर। निप्रो की भी निप्रो है। की है। तो अब आपने मुझे लिख लें 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। कि हर एक मशीन में, जो हर टाइप की मशीन है उसमें प्रोपोर्शनेट सिस्टम कौन सा है, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो किस सिस्टम से हो रही है। ठीक है। 2 चीजें हो गई। ठीक है। और तीसरा, उसका जो कंडक्टिविटी अलार्म का जो एक्सटर्नल सेटअप मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट का किस रेंज में है,
मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट की जो कंडक्टिविटी मीटर पे रीडिंग क्या है, ठीक है और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में डायलिसेट का प्रेशर कितना है। ठीक है ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में डायलिसेट फ्लो रेट कितना है। ठीक है ठीक है, जी सर और अगर 1 घंटा आप डायलिसिस रूम में बैठो और कोई भी अलार्म बोले जी तो जाके चेक करना है कि ये अलार्म कौन सा है किस चीज का है और उसकी वजह क्या है। ठीक है और 1 मिनट के लिए सोचना है कि ये अगर मैं ये वजह दूर नहीं करती या करता तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, जी उस सर अलार्म को रीएक्टिवेट करना क्यों जरूरी है, और ये भी चेक करना है कि कोई मशीनों का अलार्म इन्होंने बाईपास तो नहीं किया। ठीक है बिल्कुल सही ठीक है, और वो पेशेंट को नहीं पता चलेगा, उसका ब्लड फ्लो होता रहेगा, उसे ये कहना डायलिसिस हो रही है। हाँ जी बिल्कुल तो ये चीजें आपने नोट करनी है ताकि ठीक है आज के लेक्चर का आपको भी फायदा हो, पेशेंट मेरे को भी को फायदा हो, और टेक्नीशियन को भी फायदा हो। जी अप्लाई करना है इसको ना। ठीक है सर ठीक है, कोई क्वेश्चन जी सर ठीक है नहीं है? सर सर क्या कहा आपने यानी क्वेश्चन मैंने कहा सर नहीं क्वेश्चन नहीं है कोई पूछ लेंगे बाकियों से भी। कोई क्वेश्चन है सर मेरे नहीं है एक आपने चार्ट बनाना है, मशीन का नाम लिखना है, और उसके आगे ये तीनों चारों चीजें जो है वो लिखनी है कि कौन कौन सी हैं। सर वो चीज़ जो कल आपने कहा था ना वो देखा है अभी मैंने बैठ के। क्या? वो स्लाइड शो के ऊपर शेयर नहीं हो रही, यहाँ से भी नहीं हो रही। अच्छा लेकिन इसके साथ ना स्लाइड शो के साथ एक ऑप्शन एक और आ रहा है, रीडिंग व्यू। नीचे आप अच्छा अगर आप उसको उसके साथ प्रॉपर स्लाइड शेयर होती है। कहाँ है ये रीडिंग व्यू? सर ये जहाँ पे स्लाइड शो की आती है ना वहीं पे नीचे है ये जो किताब बनी हुई है, रीडिंग व्यू। स्लाइड शो के नीचे? जहाँ पे स्लाइड शो का सर आइकॉन नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है राइट लोअर एंड के ऊपर ये आपका स्लाइड शो मीट का। जिप्सी में, जी पावर पावर पॉइंट में? पॉइंट में। मेरे पास तो नहीं आ रहा। सर आप रिकॉर्ड स्लाइड शो है, पावर पॉइंट का कोई खोल, हाइड पावर पॉइंट का खोलिए जी ना, पावर पॉइंट की कोई भी खोली हुई है ना नीचे सेटअप। नीचे सर नीचे। स्लाइड शो, स्लाइड रिकॉर्ड स्लाइड शो है। नहीं आप ऊपर सर कर रहे हैं, नीचे राइट हाँ हाँ, साइड पे जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, टाइम और डेट जहाँ पे लिखी हुई है अच्छा ऑरेंज बार में। एक सेकंड। नोट्स हैं, कमेंट्स हैं, जी यहाँ पे जो इसको मैग्नीफाई है इसका नॉर्मल है स्लाइड शो का जी। एक आइकॉन है, इसके साथ है रीडिंग व्यू। एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग, रीडिंग व्यू आ गया। हाँ जी, ये अगर करेंगे तो वो प्रॉपर फिर चल पड़ती है। अच्छा, अब आई स्लाइड अगर बंद तो नहीं किया है? मैं अभी नहीं बंद नहीं किया, मैं अभी आ रहा हूँ उधर। देखें, जी आ गई है, स्लाइड आ गई है, जी आ गई है, अभी आ गई। चेंज हो रही। हाँ जी हो रही है, चेंज भी हो रही चले, ये तो अच्छा हो गया, है जी। गुड। वो जो दूसरा जो स्लाइड शो के साथ है ना, वो मैंने अब्दुल्ला साहब की जिम्मेदारी लगाई है, वो अभी थोड़ी देर तक बताते हैं उसके मतलब भी। अच्छा ये चलो भी उन्हीं ठीक की है। दरियाफ्त है बहुत ये। देर, हाँ, मगर इसका मतलब ये है कि कर तो लेगा, और ये बाकी चीजें नहीं आ रही, जो फीचर थे ना, हाईलाइट करने वाला या कर्सर वाला, वो नहीं आ नहीं रहा इसमें। कर्सर यहाँ पे तो नजर आ रहा है सर, यहाँ पे कर्सर, बस ठीक कर्सर यहाँ पे है। नजर आ रहा है हमें। ठीक है, चलो ठीक है, वो जरा चेक कर लें वो मैं उनको कहा हुआ है, वो क्योंकि भी बताते हैं थोड़ी देर तक मुझे। हम्म, ये चलो जिप्सी ठीक उन्हीं का है। प्रोग्राम था दरियाफ्त शुदा ना। नहीं, अच्छी चीज है वैसे। जी तो वो भी कह रहे अच्छा मैं करता हूँ इसके ऊपर काम, बताते हैं वो। अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके।
अरसलान हैदर, नईम, ये कौन, इसके कितने, अनम के फिर 6 है। 6 7, उमर, फायजा अफरीदी बनी हुई है अभी तक। लोग कम क्यों थे? हम्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का अर्थ है।